हाय बच्चों, कल आपने देखा था हमने आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन किए थे, लेकिन लाइव क्लासेस में क्या हुआ था कि हम 3 क्वेश्चन ही कर पाए थे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम आर.डी. शर्मा के सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं कॉन्सेप्ट जितने भी तुम्हारे कवर होंगे, जैसे चैप्टर 1 से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट करा देंगे। क्वेश्चन हम तब कराने की कोशिश करेंगे जब हमारी पहले एक बार NCERT हो जाए, उसके बाद हम सारी आर.डी. शर्मा कराने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले आर.डी. शर्मा पढ़ते हैं, मतलब आर.डी. शर्मा छोड़ के उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं, बस वो देख लेते हैं। हमने ये देख लिया था कि HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 नंबर्स हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे फाइंड करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें केवल क्या सीखना है कि अगर हम पे 3 नंबर आ जाएं तो हम उनका HCF कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। बस ये इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो क्या जरा देख लो। अगर मान लो मुझे इन 3 नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, किन्हीं 2 नंबर को लूँगा। कोई से भी 2 नंबर ले सकते हो, आइदर दिस, आप 12-18 ले लो, 18-24 ले लो, 12-24 ले लो, कोई से भी 2 नंबर ले लो। आप पहले उनका HCF निकाल सकते हो, किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। लेमा लगाएंगे, वो बार बार यूज होगी तो एल्गोरिथम बन जाएगी। मान लो मैंने ये 2 नंबर लिए, तो मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 1 + 6, ठीक है। जो HCF इनका होगा वही HCF इनका होगा। तो 12 को मैं क्या ले सकता हूँ, 6 × 2 + 0। जैसे सिस्टम में रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका डिवीजर क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ से मैं ये पता पड़ा कि जो 12-18 का HCF है, HCF ऑफ 12-18 कितना है, 6। लेकिन मुझे 12-18 का तो निकालना नहीं है, मुझे निकालना है 12 का, 12-18 और 24 का। तो जो भी HCF इन 2 नंबर का निकल के आया तो वो हमारे लिए एक नया नंबर बन जाएगा। फिर हम उस HCF और जो नया नंबर रह गया, एक नंबर रह गया, उस का निकाल लेंगे हम, HCF निकाल लेंगे। तो मतलब हमें अब किसका HCF फाइंड करना है, 6 और 24 का, ठीक है। जो इन 2 नंबर का HCF आया वही हम इन 2 नंबर के HCF और निकालेंगे। और जो HCF फाइनल हो के आएगा वही क्या होगा, इन 3 नंबर का क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो मुझे किसका HCF निकालना है, 6 और 24 का। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब मुझे किसके लिए अप्लाई करना है, 6 और 24 के लिए। तो मैं कैसे लिख लूँगा 24 को, 6 × 4 + 0। और जैसे स्टेप में 0 आ जाए उसका डिवीजर क्या होता है, उसका HCF होता है। तो 6 और 24 का भी HCF कितना आया, 6 आया। इन दोनों का HCF कितना था, 6। तो इस पूरे का HCF कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि आप किन्हीं 2 नंबर का HCF निकालोगे, जो HCF आएगा वो, और एक जो बचा नंबर है वो, उनका HCF निकालेंगे। जो फाइनल HCF बचता है वो तीनों नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मतलब जो इस स्टेप में HCF आया, जो इस स्टेप में HCF आएगा वो इन तीनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। एक तो ये रह गया था। और एक और आर.डी. शर्मा में बड़ा अलग तरीके से दे रखा है। अच्छा, इसको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आर.डी. शर्मा में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जरा एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। मान लो मुझे HCF निकालना है, ये जरा समझ लो, है ना। आर.डी. शर्मा में आपको बड़ी दिक्कत होती है, उसमें स्टेप दे रखे हो 240 और 1024 का, ठीक है। तो हम यूक्लिड डिवीजन के लेमा से कैसे निकालेंगे, 1024 को किस में लिखेंगे, 240 में। कितना हो जाएगा, 4 के समथिंग, 64, ठीक है। अब किसको लिखेंगे, इसको और इसको लिखेंगे, क्योंकि जो इनका HCF वो इन दोनों का HCF है। तो 240 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, 64 × 3 + 48, इतना ही आएगा आई थिंक, ठीक है। अब किसका लिखेंगे, जो इनका HCF होगा वो इनका और इनका HCF होगा। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 × 1 + 60, ठीक है। जो इन दोनों का HCF होगा वो इन दोनों का होगा। तो मैं 48 को क्या लिख लूँगा, 16 × 3 + 0। जरा ऑब्जर्व करना, ठीक है। इसका जो HCF आया, इन 2 नंबर का HCF क्या है, 16 है। मतलब जो इनका HCF होगा वो इन दोनों का होगा, जो इन दोनों का होगा वो इन दोनों का होगा, जो इन दोनों का होगा वो इन दोनों का होगा। और हमें यही निकालना है। और तुम्हें ध्यान में जो HCF का कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि HCF A and B इज इक्वल टू HCF ऑफ B and R, इसलिए हम इस पूरे फर्दर वो करते हैं। लेकिन तुम्हारे आर.डी. शर्मा में इसको बड़ी अलग ढंग से दे रखा है। कैसे दे रखा है, जरा ये देखो। उसने क्या किया है कि जो 240 और 1024 को एक बॉक्स से में लिख लिया है, ठीक है। वो बड़ा समझ में नहीं आता, बड़ी दिक्कत आती है। तो जरा समझो, इसमें हम करते क्या है कि 240 और 1024 बॉक्स में लिख लिया है, वो सेम मेथड है। करोगे क्या कि हमें इसका भाग इसमें ही देना है, 240 का 1024 में देना है। कितनी बार जा रहा था, 3 बार जा रहा था। तो मैं 3 इसके बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 इसके बाहर लिख लिया, 3 नहीं 4 बार जा रहा था। तो 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर कितना बचा,
मतलब इसका गुणा इससे किया, जो भाग जा रहा था उसका गुणा इससे किया, कितना आ गया 960 आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से घटा दो, कितना बचा 64 बचा। अब हम पे 2 नंबर रह गए, इस पर तो हमने ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। अब हम पे 2 नंबर कौन से रह गए, ये वाले और ये वाले। तो जिनमें अच्छा HCF निकालना है, कोई भी निकालना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या आता है क्या कि छोटे वाले नंबर का बड़े वाले में भाग देते हैं। अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे 64 और यहाँ पे 32 होता तो हम 32 का भाग 64 में दे रहे होते, लेकिन इसमें भी छोटा क्या है 64। तो हम इस 64 का भाग किस में देंगे, इस 240 में देंगे। ये एक स्टेप पूरा हो गया। इस वजह से 64 का किस में देंगे, 240 में देंगे। कितनी बार जाएगा, पहले क्योंकि ऊपर ही लिखना है, पहली बार भाग दे रहे हैं ना। 64 का 240 में कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ गया 192। ठीक है, 240 में से 192 तो कितने बचे, घटाएंगे, कितने बचे 48। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा कौन सा है 48 है, तो 48 का किस में देंगे 64 में देंगे। कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो कितना आ गया यहाँ पे 48। अगले स्टेप में क्योंकि ये स्टेप ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। कितना बचेगा, घटाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, अब 48 और 16 में कौन सा छोटा है, 16 का किस में देंगे 48 में देंगे। जिस सिस्टम में आंसर 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो 16 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। हम इस तरीके से इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि उसमें दे रखा है, इसलिए मैंने बता दिया कि बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि कैसे कैसे इसमें हम अप्लाई करें। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेना इस चीज़ को, है ना। 64 दिया 192, कितना बचेगा यहाँ पर घट के 48 बचा। ठीक है, 48 का यहाँ पर 48 तो कितना आ गया, घट के 16 आ गया। तो 16 का किस में देंगे, 48 में देंगे। कितनी बार जाएगा, तो कितना बचा, तो जिस स्टेप में 0 आ जाए वही क्या हो जाता है, उसका भाग किससे दिया था। एक और बार करा देता हूँ, है ना, ऐसे एक और करके देख लेते समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। इसका निकालना है हमें 351 और 425 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो आरडी सुना उससे रखा है उस हिसाब से देखो जरा कितनी बार जाएगा। छोटा यही है तो इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा जरा देखो। ठीक है, 34 बचा। ठीक है, और 34 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे। तो 34 एकम 34 और कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लो ना जिसके कितनी बार जाएगा, मतलब आई थिंक 11 बार जाएगा। लिख लो 11 चौके। ठीक है, जितनी बार जाता वही तो लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना बचा 17 बचा। अब देखो मैं क्या था, जो छोटा नंबर होता है उसका भाग देते हैं। वहाँ पे छोटा नंबर इस साइड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे छोटा नंबर इस साइड आ गया। तो हम 17 का भाग किस में देंगे, 34 में देंगे। तो 17 दूनी कितना आंसर आ गया जी। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस वजह से ये समझ में आया कैसे करते हैं। इसका भाग इधर देंगे तो इधर लिख देंगे, फिर जो बचा उसका भाग इधर देंगे तो इधर लिख देंगे। ठीक है, और घर पर जब प्रैक्टिस करना आ जाएगा आराम से। अब जो है वो है कि हम HCF को क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन है उससे साथ तुम्हें समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नोट करो और लिखो 237 है ना। हमें HCF फाइंड करना है किसका, 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस, और इसे एक्सप्रेस करो ऑफ एंड एक्सप्रेस इट इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81A प्लस 237B। देखो मैंने पहले कह दिया हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर ले रहे हैं ना। इसके अलावा जितने भी मैंने पढ़ाए उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है चैप्टर 1 का। ठीक है, तो आज हम इससे और सीखेंगे, उसके बाद हम कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो 81A और 237B को, अच्छा HCF तो हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। अभी हमने सीखा उसी मेथड से फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या HCF होगा, है ना। पर अगर हमें इसमें स्टेप लिखने होते हैं, इसलिए हम इस सॉल्व को, जो हम HCF तो आराम से फाइंड कर सकते हैं किसी भी मेथड से, लेकिन हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में, क्या हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से करते हैं। इसको कैसे करेंगे जरा देखो। 230 कितना हो जाएगा 81 इंटू 3। ठीक है, और 7 57 आई थिंक 94 आएगा, 94 आएगा। ठीक है, जो HCF इनका होगा वही HCF, नहीं ये भी गलत हो गया, 2 बार जाएगा। ठीक है, वही HCF इन दोनों का होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है 81 और 75 को चेक करना। तो 81 को लिखेंगे, कैसे लिख देंगे 75 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, जो HCF इन दोनों का होगा वही HCF इन दोनों का होगा। 75 कैसे लिख जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 1, 6 इंटू 12 प्लस 1। अब जो HCF देखो 81 और 75 का होना तो वही HCF किसका 75 और 6 का है, और वही HCF किसका होगा इसमें देखो ये 3 आएगा यहाँ पे, है ना, 1 नहीं 3 आएगा। जो HCF इन दोनों का होगा वही HCF किसका होगा, इसका होगा। तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, और जैसे स्टेप में क्या जाए 0 उसका डिवीजर क्या होता है उसका HCF हो जाता है। तो 3 इज द HCF ऑफ 81 एंड 37, है ना। ये है
और जो अगली चीज़ समझनी वो मेन चीज़ है कि हमें क्या लाना है, हमें इस जो हमारा HCF आया है, जो हमारा HCF आया हमें उस फॉर्म में लिख देना। मतलब अगर मैं एक चीज़ सोचूं कि अगर मैं यहाँ से चलूँ तो मुझे ये सब चीज़ें एलिमिनेट करते हुए जानी है, अगर देखी जाए तो। सही बात है कि नहीं? लेकिन अब हम क्या करते हैं इसमें, ज़रा देखो, इसमें हम उल्टा चलते हैं और आपका काम हो जाएगा। अगर आप उल्टा चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या करोगे कि जो भी HCF है पहले उसके बराबर निकालो, यहाँ से जो भी HCF है उसके बराबर निकालो। क्या HCF आया हमारा? 3 आया है, तो 3 के बराबर इस स्टेप से क्या जाएगा हमारे पास? 75 माइनस 6 इंटू 12। समझ से चलना है ना। जो भी HCF था हमने लास्ट स्टेप से उसके बराबर निकाल लिया। अब क्या करना है, जितने भी स्टेप उससे ऊपर हैं उसके रिमाइंडर को एलिमिनेट करना है। जितने भी स्टेप उससे ऊपर हैं उसके रिमाइंडर को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो रिमाइंडर क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है भाई। पहले स्टेप में क्या है? रिमाइंडर 6 है, तो 6 को एलिमिनेट करेंगे। तो 6 की वैल्यू यहाँ से क्या है? 81 माइनस 75 इंटू 1। तो पुट कर दो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 81 इंटू 81 माइनस 75 इंटू 1 और ये इंटू 12 रहेगा। ठीक है, जरा ऐसे सॉल्व कर लो। 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 75 माइनस 12 इंटू 81। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 12 इंटू 75। ये 12 गुणा 75 है, मतलब 75 12 12 और ये 1 12, तो कितने हो गए? 13 75 हो गए। तो कैसे लिख लोगे आप इसे? 13 इंटू और माइनस 12 इंटू 81। हमें करना क्या था? हमें हर स्टेप का रिमाइंडर एलिमिनेट करना था। अब देखो 6 एलिमिनेट कर दिया, अब रिमाइंडर क्या आ रहा है? 75। तो मुझे क्या एलिमिनेट करना है? 75 एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरा देखो, 3 इज इक्वल टू ये कितना है? 13 इंटू, जरा देखो 75 की वैल्यू कितनी बेटा? 237 माइनस 81 इंटू 2। ठीक है, 237 माइनस 81 इंटू 2 यही है, और माइनस के 12 इंटू 81। समझ में आ गया? मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसे कैसे लिख लोगे? देखो 13 गुणा इससे करोगे तो करो। 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 इंटू 237। फिर 13 गुणा इससे करोगे तो 13 दूनी 26, तो माइनस के कितना आ जाएगा? अच्छा रुको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद है ना ये यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ। 3 इक्वल टू 13 इंटू 237 और 13 दूनी 26, माइनस का है और माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 26 और 12 क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो माइनस 38 इंटू 80, और हमें देखो इसी फॉर्म में करना था। देखो 81A इंटू प्लस 237B हो गया। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या करना था? केवल जो रिमाइंडर है पहले HCF के बराबर लिख लिया, फिर उसके बाद हर स्टेप का रिमाइंडर एलिमिनेट कर दिया, और ये आएगा ही आएगा हर स्टेप में रिमाइंडर। ऐसे यहाँ पर 3 के बराबर लिख लिया तो 6 रिमाइंडर था तो 6 को एलिमिनेट कर दिया। फिर 75 रिमाइंडर देखा तो 75 को हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर हम और सोचना चाहें कि अगर हम ये सोचें कि हमें 81 और क्या चाहिए? 13 चाहिए, 81 और 237 चाहिए, तो जो भी चीज़ें फालतू कहेंगे उन्हें एलिमिनेट करते जाओ भाई। अगर ऐसे यहीं से सोचते हैं, देखो मुझे 237 और 81 तो चाहिए चाहिए, तो मैं ये सोच लूँ अगर ऊपर से चलें कि मुझे 75 एलिमिनेट करना है। अगर मुझे 75 एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ से 75 की वैल्यू निकाल लूँगा। 75 की वैल्यू क्या आएगी? 81 माइनस 6 आएगी, तो मैं यहाँ पे 81 माइनस 6 रख लूँगा। देखो मैं समझाता हूँ, इसके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। जरा देखो, अगर ये तो पहला स्टेप हो जब हम उल्टे चले, हम ऐसे भी कर सकते थे अब कि जो 75 की वैल्यू थी उसे एलिमिनेट कर लो। ठीक है, तो जब 75 की वैल्यू को एलिमिनेट करो तो क्या हो जाएगा? 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2, और यहाँ से 75 की वैल्यू कितनी है बेटा? 81 माइनस 6 कितनी है? 81 माइनस 6, तो ये कितना हो गया? 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 3 माइनस 6। और यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी है? हमने भी किसी वैल्यू एलिमिनेट किया? 75 ही कर ली। यहाँ से 6 की वैल्यू एलिमिनेट कर लो, या जो 6 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देखो तो 75 माइनस 3/12 भाई, यही तो आएगी। 6 का अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो कितना आएगा? या ये भी छोड़ो, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? 6 छोड़ो, हम पे 3 की वैल्यू तो है। हाँ भाई, 3 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा जरा देखो? 81 इंटू क्या आएगा? 75 माइनस 6 इंटू 12 और माइनस के 6। लेकिन फिर दिक्कत क्या होगी? हमें फिर वही 75 लाना पड़ेगा, है ना। फिर हमें उसे एलिमिनेट करेंगे, फिर हमारी ये दिक्कत आएगी। तो इससे बड़े हम क्या करेंगे? उल्टा ही चलेंगे।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि भाई 6 हमने लिया काला, यहाँ से 6 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 81 माइनस 75 निकाल ली मान लो। तो 6 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 81 माइनस 75 फिर रखूँगा तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे 75 एलिमिनेट करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? 6 की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाली थी, ये था 75, 75 की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, 81 माइनस 6 इधर शिफ्ट किया ना, और फिर मैं 6 की वैल्यू यहीं से ये निकाल लूँ 81 माइनस 60, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार हौच पौच सी होगी। इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, आप नीचे से चलो, पहले आपने SCF को बराबर रखा, तो SCF ने बराबर रख लिया 75 माइनस 6 इंटू 12। अच्छा हो जाएगा, नीचे से ऊपर आएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेन क्या है कि मुझे केवल ये दिखने चाहिए, तो मैं हर चीज़ को एलिमिनेट करता जाऊँ। 75 आया तो 75 को एलिमिनेट कर दूँ, फिर जो दिख रहा है इसमें मान लो 6 दिख रहा है तो मैं 6 को एलिमिनेट कर दूँ, 6 की वैल्यू में दोबारा ये रख सकता हूँ, है ना। फिर मैं उसी में घूमता रहूँगा, बस मेरी दिक्कत ये आ जाएगी, है ना। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि जो भी वैल्यू है, मतलब जो मुझे ईजी दिख रहा है, मैं उस तरीके से जाऊँगा। तो मैंने ऊपर से यहाँ से हर स्टेप में ये एप्लीकेबल है, पहले क्या करो SCF के बराबर लिख लिया, फिर उसके बाद हर स्टेप के रिमाइंडर को क्या करते जाओगे, एलिमिनेट करते हुए जाओ। तो इसका क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, तो ये हमारा टॉपिक खत्म है। एक और क्वेश्चन कर लो, ये तुम्हारे उसमें भी है, एग्जाम्पलर में भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकोगे आप, ये तो लिख दोगे 3 इज इक्वल टू, कैसे लिखना था, 81A प्लस 237B, ऐसे लिखना था। लेकिन यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 38, है ना, माइनस के, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और देख लो, जरा क्वेश्चन लिखो जहाँ पर फटाफट, जरा ये उतार लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है तो उतार लो आराम से। आप 65 और 170 का क्या निकालो, HCF निकालो, और इसके जो SCF आ जाए उसे एक्सप्रेस कर दो आप 65M प्लस 117N के रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही करेंगे कि ऐसे 117 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 इंटू 1 प्लस 52, ठीक है। जो SCF इन दोनों का होगा वही SCF इन दोनों का होगा भाई, 60, और इसमें 65 52 में कैसे लिख लेंगे, 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 52 इंटू 1 प्लस 13। जो HCF इन दोनों का होगा वही SCF इन दोनों का होगा, तो 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 इंटू 4 प्लस 0। ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना, ये SCF ऐसे। अगर जो आज बच्चा नया देखेगा तो इससे पिछले वाली वीडियो देख लेना, उसमें है दे रखा है। तो अब यहाँ पे जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसका SCF क्या आ जाएगा, उसका जो SCF मतलब जो उसका डिवीजर होता है वो क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो इसका जो HCF है वो क्या है, 13 आया है। तो मैंने क्या बताया था कि जब मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो उस HCF को लिख लो बराबर में, SCF यहाँ से बराबर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1। और फिर क्या करते हैं कि हर स्टेप के रिमाइंडर को एलिमिनेट करते हैं। 52 यहाँ का रिमाइंडर है, इसको एलिमिनेट कर दो। 52 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 65 माइनस 117 माइनस 65 इंटू 1, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब सॉल्व कर लो, 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 117, और माइनस के कितने आ गए बेटा, 65 आ गए। 65 कितने हो गए, 2 हो गए। हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए कैसे लिखेंगे, 65 इंटू 2 और माइनस के 170, इसकी फॉर्म में लिखना था तो लिख लो 13 इज इक्वल टू 65M प्लस 117N, वेयर M की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, और N की वैल्यू कितनी है, माइनस के। हो गया कि नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो जो हमने ये सीखा वो क्या, लीनियर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये M और N है ना, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते। जब भी हम किसी HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हो तो M और N की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे M और N की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप सोचो मैं इसमें क्या करूँ, माइनस कर दूँ इसको और प्लस भी कर दूँ इसको, तो आप देखोगे तो वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंटायरली। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो M और N होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे M और N कांस्टेंट नहीं होते। मतलब आप किसी भी HCF को, ठीक है, किसी भी नंबर के HCF को आप अगर ऐसे लिख रहे हो AX प्लस BY की फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना हमेशा X एंड Y आर नॉट कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अब X और Y फिक्स हो गए कि हम इस HCF को इसके अलावा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर 2 ही आएगा और यहाँ पे 1 है, कुछ भी आ सकता, ठीक है, कुछ भी आ सकता। और वैसे भी सोचो कि ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। हमने क्लास 9th में एक्सरसाइज पढ़ी थी चैप्टर 4, दे आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट बशर्ते क्या है, यहाँ पे M और N क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, है ना, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। M और N क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं।
समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हमसे यहाँ से क्या होता है, ये m और n कांस्टेंट नहीं होते। हमने ये भी सीख लिया कि किसी के HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमें ये भी समझ में आ गया अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हम 3 नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। तो जो चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे खत्म हो गए। अगर तुम्हें फिर भी कोई लगता है कि हमें RD शर्मा से ये क्वेश्चन या पूछना है या करना है, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, जरा एक और क्वेश्चन है बड़ा, वो और समझ लो थोड़ा। जो एक कमेंट में पूछा था वो मैं बता दे रहा हूँ, पर ये उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देखो उसमें क्वेश्चन ये था कि आपको √n+1 और +√n-1 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, ये यूट्यूब पे कमेंट में पूछा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, जो मैं शुरू से चलता हुआ आया हूँ कि मैं इसको लेट कर लूँगा कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब मैं इसे लेट कर लूँगा रेशनल नंबर, तो क्या हो गया, √n+1 +√n-1 = a/। ठीक है, ज़रा एक चीज़ समझो कि अगर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लो ऐसे करके हैं 1, 9, 4, 16 और तुम्हारा हो सकता है क्या 25। कभी भी आप दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेना, जो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना, उनमें हमेशा जो अंतर होगा ना वो 3 से ज़्यादा होगा, 3 या 3 से ज़्यादा होगा। उनमें जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा होगा। मतलब अगर दो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ भाई x² और y² परफेक्ट नंबर हैं, x² y² परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब मैं साथ ही साथ ये बोल रहा हूँ कि जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा। 3 के बराबर होगा, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और इसी पे ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है, इसी पे ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है। अब मैंने क्या किया, √n+1 और +√n-1 ये लिख लिया 1/b। मैं इसका क्या करूँ, इसको क्या करूँ, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। कर लिया रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, 1/√n+1 +1n-1 b/a। फिर मैं क्या करूँगा, इसका रेशनलाइज करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, इसका रेशन इधर साइड का, तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, √n+1 -√n-1 और क्या होगा, a² -b², मतलब n+1 -n-1 = b/a। ठीक है, तो क्या होगा, देखो n से n कट गया, 1+1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई √n+1 -√n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 2b/a आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हम पे, a/b है, इसकी वैल्यू हम पे कितनी आ गई, 2b/a आ गई। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे कि अगर ये रेशनल नंबर होते तो इनका स्क्वायर हट जाएगा। भाई कुछ सोचो, उसने क्या कहा है कि n की कोई वैल्यू भी नहीं होगी जिसके लिए क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो उनका स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा तो ऐड होके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यही रेशनल नंबर नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा आराम से। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अब देखो जरा √n+1 को, और मुझ पर ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। जरा यहीं से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो √n+1 से √n+1 कट जाएगा। भाई ये प्लस है और ये माइनस है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझ पर क्या आएगा, 2√n+1 = b/a + 2b/a। यही आएगा, जरा देखो। अच्छा, a/b, इसकी क्या है, a/b। तो जरा देखो सॉल्व हो गया, आ गया a² + 2b² ab, और यहाँ से √n+1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा, 2ab। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, √n-1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा दूंगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। या करो तो अगर मैं सबट्रैक्टिंग कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, जरा देखो √n+1 से क्या हट गया, √n+1 हट गया। इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√n-1 = a/b माइनस 2b/a कितना आ गया, a² - 2b² ab। अब देखो √n-1 क्या आ गया, a² - 2b²। हमने ये इस पर क्या लिखा था, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बस इतना ही ध्यान रखो, यहीं से समझो, है ना। अभी मैं समझा रहा हूँ, राइटिंग अपने आप देखना। अब देखो
ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ये सब नीचे इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके हिसाब से रूट n प्लस 1 रेशनल नंबर हो गया, और अगर ये भी रेशनल नंबर है तो इसके हिसाब से क्या हो गया, रूट n माइनस 1। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस ए बी एन ए बी ये सब रेशनल नंबर हैं, सिंस ए बी एन 2 आर इंटीजर्स दैट्स वाई ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल नंबर, सो रूट n प्लस 1 शुड बी रेशनल नंबर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट n माइनस 1 शुड बी रेशनल नंबर। तो हमें यहाँ से क्या पता पड़ा कि रूट n प्लस 1 एंड रूट n माइनस 1 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, अगर ये रेशनल नंबर है, समझना, अगर ये खुद रेशनल नंबर है तो ये खुद ना खुद कोई परफेक्ट स्क्वायर आएंगे तभी रेशनल नंबर बनेंगे। भाई मान लो n की वैल्यू आ गई 2, तो 2 और 1 3, तो रूट 3 क्या हुआ, रेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने क्या बोल दिया, ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनकी वैल्यू है, मतलब जो n प्लस 1 की वैल्यू है वो क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है। पक्की बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही n माइनस 1 की वैल्यू क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है जो n प्लस 1 हो किसी x का स्क्वायर हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो n माइनस 1 है वो किसी नंबर का स्क्वायर हो। सही बात है कि नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें क्या करनी सुनाई थी कि अगर दो नंबरों का स्क्वायर अगर होना है, अगर कोई दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 तो होना चाहिए। लेकिन जब मैंने का डिफरेंस देखूंगा तो मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है। मैंने का डिफरेंस देखा क्या मिला, 2 मिला। तो मैं क्या लिखूंगा, एटलीस्ट अगर किन्हीं दो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उनके बीच में कम से कम 3 नंबर का डिफरेंस तो होना। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप देखोगे उसमें 3 से ज़्यादा, मतलब 3 कम से कम तो तुम्हें अंतर मिलेगा ही मिलेगा, कोई सा भी ले लेना, उससे कम नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने किया है ऑप्शन वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो हमने माना वो क्या है, गलत। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, और जो ये कि अगर दो नंबर को स्क्वायर होना है तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब इसको और अच्छे तरीके से तो लिख लोगे। और मैं इसे एक आध वीडियो में करा दूंगा पूरे तरीके से। ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए इस पर नहीं करा पा रहा मैं, पर इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है।